टॉपर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 1857 से 1947 तक के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारत की आज़ादी की तरफ ले जाने वाले सफर के कुछ बेहद अहम पड़ावों को समझेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 1857 के विद्रोह से लेकर 1947 में मिली आज़ादी तक की जो बिखरी हुई कड़ियां हैं, उनको जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई जाए। हाँ बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे एक चिंगारी ने मतलब 1857 में एक बड़ी आग भड़काई, फिर कैसे कांग्रेस के रूप में एक संगठित आवाज उभरी, और फिर गांधी जी के आने से तो मतलब संघर्ष का पूरा तरीका ही बदल गया। और क्रांतिकारियों का बलिदान भी। हाँ बिल्कुल, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान ने भी आजादी की लड़ाई को एक अलग तेवर दिया। तो शुरुआत 1857 से करते हैं। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसके पीछे के मुख्य वजह क्या थी? देखिए, गुस्सा तो मतलब कई दशकों से सुलग रहा था। वजह बहुत सारी थी। जैसे एक तो थी आर्थिक लूट, किसानों पर भारी लगान था। कारीगरों के जो पारंपरिक धंधे थे वो चौपट हो रहे थे। फिर डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां, अच्छा, जिसे देसी रियासतों को हड़प रहे थे। बिल्कुल। और ऊपर से लोगों के धर्म और रीति रिवाजों में दखल अंदाजी। तो माहौल में बेसिकली बारूद भरा हुआ था। और वो चर्बी वाले कारतूसों की कहानी, क्या वही असली वजह थी? फिर वो एक तत्काल वजह बनी, एक चिंगारी की तरह। अच्छा। जब नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की खबर फैली तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के सिपाहियों को लगा कि उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। बस वहीं से बात बिगड़ गई। तो विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई? मतलब पहली घटना कहाँ हुई? पहली घटना हुई 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे का विद्रोह। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन असली धमाका हुआ 10 मई 1857 को मेरठ में। जी, जब 85 सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। अगले ही दिन उनके साथियों ने बगावत कर दी, जेल तोड़ दी और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली कूच कर गए। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। उस विद्रोह के दूसरे बड़े चेहरे कौन थे? कई बड़े चेहरे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो अपने दत्तक पुत्र के हक के लिए लड़ी। हाँ। कानपुर में नाना साहब और उनके सबसे काबिल सेनापति तात्या टोपे, जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। अच्छा। बिहार में कुंवर सिंह थे, अवध में बेगम हजरत महल। मतलब ये विद्रोह कई जगहों पर फैला हुआ था। तो फिर ये विद्रोह सफल क्यों नहीं हुआ और इसका असर क्या पड़ा? देखिए, सफल ना होने की सबसे बड़ी वजह थी तालमेल की कमी। एक साझा रणनीति नहीं थी। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर संचार था, टेलीग्राफ था, आधुनिक हथियार थे और एक केंद्रीय कमांड थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि विद्रोह तो असफल रहा, लेकिन इसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। मतलब कंपनी का शासन खत्म हो गया? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। और सबसे अहम बात, इसने भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। तो 1857 की हार ने शायद ये दिखाया कि सिर्फ हथियारबंद विद्रोह से काम नहीं चलेगा। क्या इसी सोच से कांग्रेस का जन्म हुआ? बिल्कुल। 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अंग्रेज इसे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह देखते थे। सेफ्टी वॉल्व मतलब एक ऐसा मंच जहां भारतीयों को अपनी भड़ास निकालने की जगह मिल जाए, ताकि फिर कोई 1857 जैसा विस्फोट न हो। लेकिन भारतीय नेताओं का नजरिया तो अलग रहा होगा ना? बिल्कुल। इसके पहले अधिवेशन के बारे में कुछ बताइए। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलवास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो शुरुआती दौर में कांग्रेस का रवैया कैसा था? मतलब वो क्या मांग रहे थे? शुरुआती दौर यानी 1885 से 1905 तक का वो नरम दल का दौर था। उनका जोर याचिकाओं और संवैधानिक सुधारों पर था। जैसे सिविल सेवाओं में भारतीयों को ज्यादा मौके देना, नमक कर कम करना, इस तरह की मांगे। मैंने पढ़ा है कि एकता दिखाने के लिए अलग अलग समुदायों से अध्यक्ष चुने गए थे। ये सच है? हाँ, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। अच्छा। दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो पारसी थे। तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। और चौथे अध्यक्ष एक अंग्रेज थे, है ना, जॉर्ज यूल? बिल्कुल। और इसी दौर में 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो एक तरह से नींव रखी जा रही थी। लेकिन जल्द ही कांग्रेस के अंदर बदलाव की आहट सुनाई देने लगी। ये गरम दल का उभार कैसे हुआ? 1905 आते आते लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल
मतलब लाल बालपाल जैसे नेता उभरे। हाँ। उन्हें नरम दल की ये भिक्षावृत्ति वाली नीति पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि आजादी हमारा हक है, हम इसे मांग क्यों रहे हैं। और तभी लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। हाँ, और उसने आग में घी का काम किया। मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उल्टा? जी, पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गए। लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया। तो इसी माहौल में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज का लक्ष्य अपनाया होगा। जी, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज यानी स्वशासन का लक्ष्य घोषित किया गया। लेकिन अगले ही साल तो फूट पड़ गई। हाँ, विडंबना देखिए, 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गई, जिसे सूरत स्प्लिट कहते हैं। और फिर 1915 में गांधी जी भारत लौटे। इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। बिल्कुल, पूरी तरह से। वो दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह का सफल प्रयोग करके लौटे थे। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए अहिंसक प्रतिरोध। हाँ, और भारत आकर उन्होंने इसे ही अपना हथियार बनाया और आंदोलन को आम जनता तक, मतलब गांव-गांव तक पहुंचा दिया। उनके आने के बाद की कुछ अहम घटनाएं कौन सी थी? सबसे पहले तो 1916 का लखनऊ समझौता। नरम दल और गरम दल फिर एक हुए। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी साथ आए। जी, और उन्होंने मिलकर सुधारों की मांग की। लेकिन फिर आया 1919, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग नरसंहार। जनरल डायर ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलवाईं। इस बर्बरता ने अंग्रेजी राज का जो क्रूर चेहरा था उसे बेनकाब कर दिया। और इसी के बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, 1920 में ये पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। लोगों ने सरकारी नौकरियों, स्कूलों का बहिष्कार किया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। जी, असहयोग आंदोलन वापस लेने से कई युवा निराश हुए। मुझे लगता है यहीं से भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की धारा मजबूत हुई। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु ये मानते थे कि सशस्त्र क्रांति ही रास्ता है। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। उनके दो बड़े एक्शन बहुत चर्चित हैं। एक तो सॉन्डर्स की हत्या और दूसरा असेंबली में बम फेंकना। जी, सॉन्डर्स की हत्या 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी। और असेंबली बम कांड? वो 1929 में हुआ। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि जैसा उन्होंने कहा, बहरों को सुनाना था। अच्छा। वो बम फेंककर भागे नहीं, बल्कि गिरफ्तारी दी और अपने मुकदमे को क्रांति का संदेश फैलाने का एक मंच बनाया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने ही लोकप्रिय किया। और इसी दौर में कांग्रेस ने भी अपना लक्ष्य बदला था। जी बिल्कुल। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह आजादी का प्रस्ताव पास किया। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला हुआ। हाँ। और फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। हाँ, महज 23 साल की उम्र में उनकी शहादत ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। भगत सिंह की शहादत के बाद संघर्ष कैसे आगे बढ़ा? 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। इसकी शुरुआत मशहूर दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह से हुई। उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून तोड़ा। ये बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। फिर सुभाष चंद्र बोस के भी गांधी जी से मतभेद हुए थे, है ना? हाँ बिल्कुल। बोस चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के मौके का फायदा उठाकर तुरंत आंदोलन छेड़ा जाए। अच्छा। मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और बाद में आजाद हिंद फौज का गठन किया। और फिर आया आखिरी बड़ा जन आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। जी, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था या तो आजादी हासिल करेंगे या इस कोशिश में जान दे देंगे। सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद यह आंदोलन खुद ब खुद पूरे देश में फैल गया। तो इस आंदोलन ने ये साफ कर दिया कि अब अंग्रेजों का भारत पर राज करना नामुमकिन है। बिल्कुल। विश्व युद्ध के बाद सत्ता हस्तांतरण की बातचीत शुरू हुई, लेकिन मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। आखिरकार देश के विभाजन का वो दर्दनाक फैसला हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन विभाजन की त्रासदी के साथ। तो इन सभी पड़ावों को मिलाकर देखें तो ये साफ है कि भारत की आजादी किसी एक रास्ते या एक व्यक्ति की देन नहीं थी। ये एक लंबी और बहुआयामी यात्रा थी। आपने बिल्कुल सही कहा।
ये कहानी हमें यही सिखाती है कि स्वतंत्रता का संघर्ष एक विशाल नदी की तरह था, जिसमें नरम दल, गरम दल, गांधी जी का सत्याग्रह और क्रांतिकारियों के बलिदान जैसी कई छोटी बड़ी धाराएं आकर मिली। सबका लक्ष्य एक ही समुद्र यानी आजादी तक पहुंचना था। और शायद हमारे श्रोताओं के लिए ये सोचने का बिंदु है कि ये कितना असाधारण है कि स्वतंत्रता आंदोलन की ये अलग अलग धाराएं, जिनके तरीके इतने भिन्न थे, जिनकी आपस में असहमतियां भी थीं, फिर भी कैसे वो सब मिलकर एक साझा लक्ष्य, भारत की स्वतंत्रता को हासिल करने में कामयाब रहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमें कमेंट में बताएं कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, हम उसे जरूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।